कोई पवित्र युद्ध कहानी। महेश कटारे नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं। ये बहुत ही मजेदार रोचक कहानी आगे कहानी बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो इसी तरह आप कहानी में बने रहें। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरा सुनने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। तो कहानी आगे। कोई पवित्र युद्ध कहानी। महेश कटारे। वह ऐसे मुकाम पर आ पहुंचा कि अपनी मर्जी से आगे जाने की संभावना तो समाप्त ही थी, पीछे भी नहीं लौट सकता था। पीछे असंख्य सिर थे जिनमें लपट सी कौंध मारती थी। उन सूखे पपड़ाए चेहरों पर जाने क्यों उसके लिए अवज्ञा, क्षोभ और घृणा की वर्णमाला चिपका दी गई थी। उसके पीछे से आते सभी होठों पर कोई हिंसक होकार थी जो उनकी दुर्दशा में उसकी भूमिका की प्रतिध्वनि की पहचान घोषित हो चुकी थी। अब और इस समय वह अपने भीतर से नितांत भयभीत इकाई है, किंतु जाने क्यों राजनीय समुदाय उससे सशंकित है। तनबल, राजबल, धनबल से हीन इस आकृति को निशाना बनाए रखने में ही उनको स्वार्थ सधते प्रतीत होते हैं। राजमार्ग की भीड़ ने उसे ठेलकर धक्याकर बिल्कुल किनारे कर दिया था। उसकी देह पर भीड़ की हिकारत के गहरे नील पड़ गए। अनजान सी फांस जैसी टीस उसके रोह में फुरेरी भर देती तो दृष्टि कोई ऐसा कोना टटोल उठती जहां थोड़ी आश्वस्ति के साथ ठहर कर वह गत आगत पर सोच सके, अपने बचे रहने का उद्योग कर सके। अस्तित्व संकट के इस दौर में उसके साथ वाले कुछ लोग तो पलायन मात्र को ही विकल्प मान भविष्य का पीछा करते हुए दूर चले गए थे, और यह गमन निरंतर तेज होता जा रहा था। कभी कभी उसे भी नगण्यता का कातर बोध आ घेरता है। वह भी कहीं चले जाने की सोच उठता है, क्योंकि लांछन सहते जाने का उसका धैर्य भी चुक रहा है। पर उसके कंधे पर जीर्ण पोटली लटकी है। इसका बोझ भी अब असह्य बनता जा रहा है। झोलीनुमा इस पोटली को दायां कंधा कसकने पर वह बाएं कंधे पर ले लेता है तथा बाएं के टीसने पर दाएं। झोलीनुमा पोटली उसे विरासत में मिली है, जिसे सौंपते हुए उसके कंगाल रोगन पिता ने कहा था, यह मेरे पिता ने संभलवाई थी। उन्हें शायद उनके पिता ने सौंपी होगी, जिन तक ये परपिता तथा वृद्ध पिताओं से होती हुई पहुंची होगी। पिता उखड़ती सांसों को सहेजने के लिए थोड़ा रुके थे। आंखों में सामर्थ्य समेटकर वह फिर बोले, बेटा तुम्हें देने को मेरे पास भूमि है न धन। मनसबदारी हम कर ही कब पाए। खैर, इसमें समय की कतरने हैं, कुछ महत्वपूर्ण होंगी और शायद कुछ फालतू भी। सोना, चांदी, लाल जवाहर की उम्मीद इससे न करना। इसमें तो स्मृतियों के रेशे तथा ज्ञान की गांठें हैं। वह पिता का मुंह ताकने लगा तो आतुर पिता ने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। बात समझ नहीं पाए। मैं भी कहां समझ पाया था। मैंने भी तो संस्कारिता श्रद्धा के कारण ही यह बोझ कंधों पर लिया था, पर पिता फिर भी बोले थे कि मेरा तुम्हारा कुछ व्यक्तिगत नहीं है इसमें। हाँ आर्या, अवसाद के अंजुलि भर दिन रात व धन्य धिक्कार के उंगलियों पर गिनने लायक घड़ी पल जरूर इसके एक कोने में अटके हैं। बताते बताते पिता के चेहरे पर गहरी थकान दिखाई दी। उन्होंने पल भर को आंखें बंद कर ली और तेज चलती सांस पर काबू करने लगे थे। वह पिता की सफेद रोहों से भरी सूखी छाती सहलाने लगा। आंसू धुलकाती मां पहले से ही तलवे पर तेल मल रही थी। बहन पिता की खाट के पाए से सटी इस तरह खड़ी थी जैसे इस नितांत घरेलू दृश्य में अयाचित आ पहुंची हो। सांसें व सामर्थ्य बटोरकर पिता फिर बोले, जय पराजय की स्तुति निंदा के अतिरिक्त इसमें भविष्य की भावानुकूल कल्पना भी है। जीवन की न्यूनतम जरूरतें जुटाने के बीच जब भी मुझे अवकाश मिला, मैंने इस पोटली को पलटने, पढ़ने, परखने की कोशिश की है। सुनो बेटे, आना और जाना इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। एक बात जिसे मेरे पिता पूरे विश्वास के साथ कह गए, वह मैं किंचित संकोच के साथ कह पा रहा हूं। ये कि हाँ, इसे उपदेश या प्रवचन की कोटि में न लेना। वह यह कि अर्थ इतिहास के किसी भी कालवृत्त का केंद्रीय सत्य नहीं रहा। यह सदैव संचारी सत्य रहा है। विस्तार में जाने का न तो मेरे पास समय बचा है और न तुम्हें अवकाश है। बस मानना चाहो तो इतना मान लो कि सोने की लंगा वाले रावण से लेकर उदय से अस्त तक साम्राज्य वाली एलिजाबेथ तक सभी कृमिकीट योग्य देह छोड़कर ही गए। हाँ, मुझसे श्रेष्ठ अंत नहीं रहा किसी भी श्री शक्ति केंद्र का। छोड़ो इसे। पिता ने पीड़ा में डूबी बड़ी कठिन सांस ली। मैं अपने जीवन का पाथेय जुटाने की लड़ाई में ऐसा उलझ गया कि इन कतरनों के आगे अपने समय को नहीं जोड़ पाया। तुमसे प्रतिज्ञा नहीं ले रहा। प्रतिज्ञाओं के प्रति अब आस्था नहीं रही। प्रतिज्ञा अब छल का साधन भी बनने लगी है। तुम्हारा समय, तुम्हारा संघर्ष मुझसे कहीं अधिक कठिन होगा। मैं अपना समय दर्ज न कर पाने की ग्लानि के साथ जा रहा हूं और ये लासा लिए कि अपनी लड़ाई में से थोड़ा सा अवकाश निकाल तुम इस गठरी में बांधे काल का निरीक्षण परीक्षण कर इसमें अपने समय का भी कुछ जोड़ोगे। इस जर्जर पुरानी झोली में काल की छोटी सी किरच छोड़ जाना भी खजाना छोड़ जाने से कम नहीं है। पिता की आंखों में उम्मीद की कोई दीप्ति उभरी थी, जिसे लिए दिए उनकी पलकें बंद हो गईं। पिता की इसी पवित्र धरोहर को धरे धरे वह उपेक्षा, तिरस्कार और भय भरे जीवन की कठिन चढ़ाई चढ़ रहा है।
सफल पुत्र से लड़ने का साहस किसी पिता को नहीं होता, पर उसके पिता तो असफलता पर भी उससे नहीं लड़े। समय के सूर्य का ताप उसके सिर पर आ गया है। पांव निराशा और थकान से भारी हैं। इस स्थिति में हाथ का कंगन और गले की माला का भार भी दुस्सह होता है, जबकि उसके कंधे पर सदियों भरा झोला झूल रहा है। रोजी रोटी का पीछा करता हुआ वह शायद राजपथ पर आ पहुंचा था। भव्य राजपथ के अगल बगल भी सब कुछ भव्य है, भवन, भोग और भक्ति भी। सजे सवरे जगमग प्रदर्शन कक्ष है राजनीति, धर्म, व्यवसाय के। अनन्य सुरक्षा संपन्न इस संसार में या तो विशिष्ट का प्रवेश संभव है या विशेष प्रेरित भीड़ का। तराशी हुई तख्तियां, चमकते बैनर व भड़कीले नारों से हलचल मचाती भीड़ का रेला राजभवन की ओर मुंह उठाए बढ़ा जा रहा था। उसे चुप, चकित, निरीह तथा भीड़ से अलग देख एक सिपाही ने छेक लिया। किधर जा रहा है? नहीं पता कि कहां जाना है। रोजी रोटी के उद्योग में हूं, स्वर में विनय भरकर बोला वह। शास्त्रों में उसने पढ़ा था कि राजन्य के समक्ष विनीत रहना चाहिए। उसके उत्तर ने सिपाही को संदेह का अवसर दिया। राजपथ पर अब रोजी रोटी की चर्चा कौन करता है? यहां अधिक पाने, झटकने, छीनने की बात होती है। शेयर और सुंदरियों के उतार चढ़ाव, विकास के बारे में सोचा जाता है। एक्टरों, क्रिकेटरों के सुख साधनों की चिंता होती है। ऐसे ही और भी विषय हैं। भौहों पर बल डालकर इस सशस्त्र रक्षक ने उसका कंधा पकड़ आंखों में अंगार भर लिए। इस गठरी में क्या है? वह सहम गया। मैं अभी इसे देख नहीं पाया हूं। भूख ने इस ओर सोचने का अवकाश ही नहीं दिया। आवाज में अब भी वही विनय थी। इसमें काहे की गंध है? सिपाही ने नथुने फुलाते हुए पूछा। हो सकता है कुछ तीखी कतरने हों। बदबू आ रही है बे। इसमें से सशस्त्र रक्षक ने गठरी झटकी। वह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। भाई, इसमें पुरानी चीजें हैं। संभव है कोई सड़ने लगी हो, पर आपका मेरे साथ यह व्यवहार ठीक नहीं। मतलब अभद्र है। वह थोड़ा खींच गया। अभद्र? अच्छा, अभी तूने अभद्रता देखी कहां है? आज दिख जाएगी। इस रैली को निकलने दे। सुरक्षाकर्मी मिसमिसाया। देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा नागरिक हूं। आप? हां, तभी तो फटेहाल हुलिया बनाकर आंखों में धूल झोंकना चाहता है। पोटली में क्या है? तस्करी की चीजें, विस्फोटक या दस्तावेज? आप बेसिर पैर का आरोप लगा रहे हैं। वह भय से पीला पड़ता बौखला उठा। माथे पर पसीना चुहचुहा आया। आवाज गले में फंसने लगी। एक आम नागरिक की भांति वह भी पुलिस से डरता रहा है। इस स्वतंत्र देश में स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उदाहरण पुलिस है। आरोप लगा रहे हैं। हम सिद्ध भी कर सकते हैं। उड़ती चिड़िया का वंश तौल लेते हैं हम। चल इधर। सशस्त्र वर्दी ने उसकी बांह ऐंठकर उल्टा कर लिया। राजपथ पर रेला घना व तीव्र हो गया। लाउडस्पीकर सैकड़ों गुना शोर में चीख रहे थे। गर्मी, उमस, फूलती नसों वाले गले के ऊपर तमतमाते सिर। इतना शोर कि बस शोर ही सुनाई पड़ रहा था। मुठियां तानते, लाठियां लहराते प्रवाह ने आसपास का सब कुछ ठप कर दिया। अगल बगल की चौकसी में बंद भव्यता खिड़कियों से झांकती रेले के गुजरने की बाट देख रही थी। ये उसके लिए मनोरंजन व कारोबार का हिस्सा है। ऐसे तमाशे कभी कभार तो वही प्रायोजित करते हैं। वह भली भांति जानते हैं कि न्याय और तर्क की दुहाई देकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाली दुनिया तर्क और न्याय पर नहीं, एक व्यापक संकीर्तन से चलती है। सिपाही फिलहाल राजनीतिक व्यवस्था में था। झंडों, डंडों, शोर से घिरा नेतृत्व खुली गाड़ी में भीड़ की उत्तेजना का उत्साह बढ़ता सिपाही के सामने आ पहुंचा था। सिपाही का ध्यान बढ़ते ही वह अपने आप को बचाने एक दरबानदार गेट पर पहुंच तेजी से भीतर प्रवेश कर गया। भीतर एक भद्र औपचारिक ठंडी शांति थी। कंप्यूटरी टेबलों के पीछे मॉनिटरों पर निगाह जमाए सिरों का एक छोटा सा सिलसिला था। लगाकुआ अत्यंत व्यवस्थित, निर्धारित, परिचालित मंडल में आ धंसा है। समझने की कोशिश में ही था कि मधुर, महीन, मशीनी आवाज सुनाई दी। मैं आई हेल्प यू। उसने सतर्क सारस की तरह गर्दन घुमाई कि आवाज कहां से आ रही है। दाहिनी ओर के काउंटर पर एक चुस्त दुरुस्त छवि उसे अपनी ओर ताकती दिखी। इस बार वह कॉन्वेंटी हिंदी में बोली, कृपया अपने आने का प्रयोजन कहें। वह काउंटर की ओर मुड़ गया क्योंकि दरबान भी भीतर आ पहुंचा था और उसकी मुद्रा बता रही थी कि अभी गर्दनियां मारकर बाहर फेंक देगा। जी, मैं अपने आप को और इस गठरी को बचाना चाहता हूं। बाहर की स्थिति ऐसी है कि मैं और गठरी दोनों ही खतरे में हैं। वह शीघ्रता से बोल गया। क्या है इस झोली में? आवाज उत्सुक और तटस्थ सी लगी। बस इतना जानता हूं कि इसमें समय की इबारतें हैं। शायद बहुत ही मूल्यवान या शायद नितांत निरर्थक। पिता ने कहा था कि इसमें संवत्सरों के अनुभव व मनवंतरों के ज्ञान कण हैं और ठीक है, समझ लिया। बेचना चाहते हो? वही मृदुल तटस्थ स्वर पूछ रहा था। हम तुम्हें सुरक्षा, संपत्ति,
साधन सब उपलब्ध कराएंगे। आपने मुझे गलत समझा है। मैं सुरक्षा चाहता हूँ। मेरी जरूरतें भी हैं, हाँ विपन्न भी हूँ मैं, पर बिकौल नहीं हूँ। इस गठरी में भी सबका समय है, सबकी स्मृतियां हैं। अकेली मेरी हथेली का न्यास नहीं है। मैं तो संयोगवश ही इस थाती का धाता हूँ। मीठा स्वर किंचित तीक्ष्ण हुआ। इसमें क्या और किसका है ये तय करना हमारा काम है। तुम्हें तो बस हाँ या ना में उत्तर देना है। बोलो, बेचोगे? उसकी दुर्बल काया में कोई पारा सा एड़ी से चोटी तक दौड़ा। मुठियां झोली पर कस गईं। आंखों में संकल्प उगा और मुंह से आवाज निकली, नहीं। एक इशारे पर वह बाहर धकेल दिया गया। सिपाही के 2-3 साथी और एकत्र हो गए थे। उन सबकी निगाहें उसे ही खोज रही थीं। ये रेले की पूछ थी। जाति की जिंदाबादी होकर राजपथ पर आगे बढ़ गई, इसलिए इन सशस्त्र रक्षकों के माथे पर का हल्का सा तनाव हट गया था। तनाव के स्थान पर अब आखेट भाव था। वो रहा साला, पकड़ो। वर्दी चिल्लाई। उसने बचने के लिए भागना चाहा, पर तुरंत ही ख्याल आया कि भागे कहां, और भागे भी क्यों। भागना किसी भी दुष्ट मौसम का हल नहीं है। कहीं न कहीं किसी न किसी तरह लड़ना तो पड़ेगा। इस समय वह समझ पा रहा था कि कोई कायतर्क उसे भीतर आ बैठा है, जो डराने के भद्र बहाने निकाल निकाल कर उसे अपने आप को झोंक देने से रोक देता है। शायद उसका पवित्र पिता, पितामह, परपितामह आदि भी सीधे युद्ध से बचते रहे हैं। वह सोच रहा था कि 4 सिपाहियों ने घेर कर कंधे की झोली, गठरी, पोटली, जो भी नाम कोई देना चाहे, उनको छीनकर गांठ खोल उलट दी। हवा किसी भी दिशा से किसी भी दिशा को बहे, वह उड़ाती ही है। गठरी की कतरने, रेशे, विचार, स्मृतियां राजपथ पर लावारिस से उड़ने लगे। तेज धूप में कोई मत कौंध मार रहा था तो किसी में से बासी गंध निकल रही थी। सिपाही हर चीज को परखती निगाहों से तोल रहे थे। वह लुटा पिटा सा अवाक, हतप्रभ राजपथ पर खड़ा था। गठरी की वस्तुएं इधर से उधर उड़ रही थीं, सरक रही थीं, फिसल रही थीं। किसी किसी कतरन में तो इतना पुराना समय था कि थोड़े से दबाव पर ही तिरक जाता। एक कल्पना डाल से छिटके पत्ते की भांति उड़ती हुई नाली में जा पड़ी थी। उसने दौड़कर उस मासूम कल्पना को सहेजना चाहा कि भवन के पाइप से कोई तेज बहाव आया। वह ऊट डूब होती नाली में बह गई। लगा कि उसके दिमाग की नसें फट गई हैं। बदहवास होता वह कभी इस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता, कभी दूसरी को। सिपाही अपनी पेशेवर सक्रियता के साथ कतरनों, विचारों, स्मृतियों में उसके विरुद्ध प्रमाण की छानबीन में थे। इस समय जब सूरज ठीक उसके सिर पर तप रहा था, नीचे जमीन में जलन आ बैठी थी और उसके सिर पर न साबुत अंगोछा था, न पैरों में जूते, तब बिखरती बहती और असावधान हाथों द्वारा उल्टी पलटी जाती थाती को बचाने का आखिर उपाय क्या था उसके पास? वह राजपथ के बीचों बीच खड़ा होकर चीखने लगा, सदियों की इस संचित निधि को हमारे पूर्वजों ने भूखे प्यासे रहकर, अभाव जीते हुए, स्वयं को होम कर, गलाकर मेरे तुम्हारे समय तक पहुंचाए है। इसे लिप्सा के हाथों नष्ट होने से बचा लीजिए। आखिर अगली पीढ़ी को भी तो हमें कुछ सौंपना है। वह चीखने की हद तक चीखे जा रहा था और लोग अपने ठंडे सुख की खिड़कियों से उसकी पागल हरकतें देख रहे थे। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।